दोस्तों कॉपीराइट क्लेम की वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा अपलोड करनी पड़ रही है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखिएगा। इनको बचाने के लिए ब्लैक विंडसेट के एल्डर यन और उसके साथियों को मार दिया था और उसी के साथ फेंग को वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि एल्डर वी और उसके बेटा वी हाउ दोनों ब्लैक विंडसेट के साथ मिले हुए हैं। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ फेंग की इतनी ज्यादा अमेजिंग पावर देखकर वन किंग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो फेंग की तारीफ करते हुए उससे कहती है, फेंग तुम्हारी पावर्स तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इवन तुमने फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स को भी इतनी आसानी से हरा दिया। और ये कहकर वन किंग सीरियस होते हुए फेंग से पूछती है कि अब मुझे सच सच बताओ कौन हो तुम और तुम कहाँ से आए हो। तुम्हें देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा बैकग्राउंड बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और तुम किसी क्लैन के यंग मास्टर हो। जिस पे फेंग वन किंग से कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर हूँ जो अपना रास्ता भूल गया है। फेंग की ये बात सुनकर वन किंग उससे कहती है, अगर ऐसा है तो तुम हमारे क्लैन में रह सकते हो। और तुम्हें मैं अपने गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के बारे में बता दूं कि हमारे क्लैन की पावर सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम तक ही नहीं है, बल्कि उसी के साथ हमारा क्लैन शूट्स ऑफ द सन तलिस्मैन बनाने में भी माहिर है। सन शूटिंग तलिस्मैन का नाम सुनकर फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो एक्साइटेड होते हुए वन किंग से पूछता है, क्या वाकई तुम्हारे क्लैन के पास सन शूटिंग तलिस्मैन है, वही तलिस्मैन जिसे माउंटेन्स और रिवर्स के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। फेंग की ये बात सुनकर वन किंग हैरान होते हुए उससे पूछती है, हाँ पर तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। और हमारे गोल्डन तलिस्मैन क्लैन में सन शूटिंग तलिस्मैन को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो तलिस्मैन रिफाइनिंग के बारे में अच्छे से जानते हैं। वन किंग की ये बात सुनकर फेंग उससे पूछता है कि मैं सन शूटिंग तलिस्मैन को कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। फेंग की ये बात सुनकर वन किंग उससे कहती है, फेंग क्या तुम पागल हो गए हो, कोई भी क्लैन अपना इतना ज्यादा खास ट्रेजर किसी अजनबी को क्यों दिखाएगा। पर फिर भी मेरे पास एक रास्ता है जिसकी मदद से तुम उस तलिस्मैन को देख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे फादर का डायरेक्ट डिसेबल बनना होगा। और ये कहकर वन किंग फेंग का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, चलो मैं तुम्हें अपने फादर के पास ले चलती हूँ और उसी के साथ मैं अपने फादर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसेबल बना लें। जिस पे फेंग भी यहाँ में अपना सर हिलाता है, जो देखकर वन किंग दोबारा अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने स्पिरिट बीस्ट को आवाज देते हुए वहाँ पे बुलाती है। और वन किंग की आवाज सुनकर वो मिस्टीरियस स्पिरिट बीस्ट उसी वक्त तोड़ता हुआ वहाँ पे आ गया था और जैसे वो बीस्ट जंगल में अपने पाँव रखता है तो उस जंगल में मौजूद आसपास की सारी जगह बर्फ में जम गई थी, जो देखकर फेंग उस मिस्टीरियस बीस्ट की तारीफ करते हुए कहता है, ये स्पिरिट बीस्ट तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिस पे वन किंग कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। और ये कहकर वो जंप करते हुए उस बीस्ट के ऊपर बैठ गई थी और उसके पीछे फेंग भी जंप करता हुआ बैठ गया था। और उसके बाद वो बीस्ट उन दोनों को लेकर गोल्डन तलिस्मैन क्लैन की तरफ निकल गया था। अगले सीन में हमें एक और क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक विंडसेट के साथ साथ और भी काफी सारे क्लैन्स के लोग आए हुए थे और ये सभी लोग असल में गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के दुश्मन थे। और तभी उस क्लैन का लीडर कहता है, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि उस मिस्टीरियस बीस्ट ने आखिर वन किंग को ही क्यों चुना। और अफसोस की बात तो ये है कि हमारी पूरी यू कॉन्टिनेंट के अंदर वो स्पिरिट बीस्ट सिर्फ एक लौता ही है, उसके अलावा मैंने आज तक उस तरह का कोई और बीस्ट नहीं देखा। और जब ब्लू वन किंग अपनी आइस सोल बॉडी को कंप्लीट कर लेगी तब वो उस मिस्टीरियस बीस्ट पे भी पूरी तरह से कंट्रोल पा लेगी। और उसी के साथ गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के पास सन शूटिंग तलिस्मैन भी है और ये सारी चीजें मिलकर गोल्डन तलिस्मैन क्लैन को बहुत ज्यादा पावरफुल बना रही हैं। और अगर इन सारी चीजों को जोड़कर देखा जाए तो गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के सामने हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। हमारे पास गोल्डन तलिस्मैन क्लैन से जीतने का बस एक ही रास्ता है कि हम लोग ब्लू वन किंग को मारकर उस मिस्टीरियस स्पिरिट बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले लें। उस लीडर की ये बात सुनकर एक एल्डर आगे आते हुए कहता है, क्लैन लीडर आप फिक्र ना करें, एल्डर यन अपने साथियों के साथ ब्लू वन किंग को मारने के लिए गए हुए हैं और मुझे एल्डर यन की पावर पे पूरा यकीन है कि वो ब्लू वन किंग को बहुत ही आसानी से मार देंगे। और अगर एक बार ब्लू वन किंग मर गई तो वो मिस्टीरियस स्पिरिट बीस्ट खुद ही गोल्डन तलिस्मैन क्लैन को छोड़कर चला जाएगा। और अगर वो स्पिरिट बीस्ट गोल्डन तलिस्मैन क्लैन को छोड़कर चला गया तो उसके बाद गोल्डन तलिस्मैन को हरा पाना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर ब्लैक विंडसेट का यंग मास्टर खड़े होते हुए कहता है, और तुम लोग सन शूटिंग तलिस्मैन के बारे में फिक्र ना करो, उसे मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगा। और ये कहकर यंग मास्टर जेंग अपने मन में कहता है, अगर मुझे वो सन शूटिंग तलिस्मैन नहीं चाहिए होता तो मैं कभी भी इन जैसे छोटे क्लैन्स के साथ हाथ नहीं मिलाता। जेंग की ये बात सुनकर क्लैन लीडर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो हंसते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो फिर गोल्डन तलिस्मैन क्लैन को हमारे हाथों से डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। और ये कहकर वो क्लैन लीडर मजे से अपनी वाइन पीने के बाद अपने लोगों से कहता है, हम गोल्डन तलिस्मैन क्लैन को बर्बाद करके रहेंगे। जिसमें उस क्लैन लीडर के सभी साथी भी उसका साथ देने लगे थे और अभी वो लोग इसी तरह से अपनी खुशी मना ही रहे थे कि तभी वी हाउ वहाँ पे भागते हुए आकर उन सबको बताता है कि किन फेंग मिंग ने एल्डर यन को मारकर ब्लू वन किंग को बचा लिया है। यह की ये बात सुनकर क्लैन लीडर गुस्से से उससे कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। एल्डर यन एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर था तो उसे वो एक लो लेवल का कल्टीवेटर आखिर कैसे मार सकता है। जिस पे वी हाउ डरते हुए कहता है, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है कि उस लड़के फेंग ने ही ब्लू वन किंग को बचाने के लिए एल्डर यन को मार दिया और अभी तक मुझे खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि फेंग मिंग तो भी की गेटिंग स्टेज के 9th लेवल पे है, तो उसने की गेटिंग स्टेज पे होते हुए एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर को कैसे मार दिया। वी हाउ की ये बात सुनकर जेंग कहता है, मुझे लगता है जरूर उस पर्सन ने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है। और ये कहकर जेंग अपने
मन में कहता है कहीं ये लड़का भी यहाँ पे सन शूटिंग तलिस्मैन के लिए तो नहीं आया। अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द इस लड़के से निपटना होगा। और ये सोचकर ज़ेंग बाकी क्लैंस के लोगों से कहता है मुझे लगता है हम जितनी ज्यादा देर करेंगे गोल्डन तलिस्मैन क्लैन उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, इसलिए मुझे लगता है हमें और ज्यादा देर न करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। यंग मास्टर ज़ेंग की ये बात सुनकर क्लैन लीडर भी कुछ सोचते हुए अपनी स्पिरिट एक्स को बाहर निकालते हुए नीचे फेंक देता है। इसका मतलब था कि वो भी गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है। और उसके बाद क्लैन लीडर अपने सभी लोगों से कहता है हम लोग कल ही गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के ऊपर अटैक करके एल्डर यन और अपने बाकी साथियों का रिवेंज लेंगे। जिसपे एल्डर वी क्लैन लीडर से कहता है पर अभी तक हम पूरी तरह से गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के सैनिकों को अपने अंडर नहीं ले पाए। अभी मैं और मेरा बेटा गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के सिर्फ तीसरे हिस्से के सैनिकों को ही कंट्रोल कर सकते हैं। एल्डर वी की ये बात सुनकर क्लैन लीडर उससे कहता है तुम उसके बारे में फिक्र ना करो, तुम्हारे क्लैन के डिसेबल्स को हमारे क्लैन और ब्लैक विंड सेट के लोग संभाल लेंगे। बस जब टाइम आएगा तुम्हें हमारी अंदर और बाहर दोनों तरफ से मदद करनी होगी ताकि हम लोग आसानी से गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के अंदर घुस सकें। और ये कहकर क्लैन लीडर एक गोल्डन तलिस्मैन को बाहर निकाल कर उसे वी हाउ को देते हुए कहता है तुम्हें जब भी मौका मिले इस तलिस्मैन का यूज करके उस लड़के किन फेंग मिंग को मार देना। जिसपे वी हाउ भी क्लैन लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर आप फिक्र न करें, मैं अपना ये मिशन किसी भी हालत में पूरा करके रहूंगा। और ये कहते हुए वी हाउ के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी और वो अपने मन में कहता है अब तो मैं डू वन किंग को अपनी गुलाम बनाकर उसकी आइस सोल बॉडी भी उसे छीन लूंगा। उसके बाद वो मिस्टीरियस स्पिरिट बीस्ट भी मेरा हो जाएगा। उसके बाद हमें गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डू वन किंग फेंग को लेकर वहाँ आते हुए अपने पिता से कहती है फादर इस लड़की का नाम किन फेंग मिंग है और मुझे ये हुआंग फॉरेस्ट के अंदर बेहोश पड़ा हुआ मिला था। डू वन किंग की ये बात सुनकर फेंग क्लैन लीडर को ग्रीट करता है जिसपे क्लैन लीडर डू वन किंग से कहते हैं तुम इसे हमारा क्लैन घुमा कर ले आओ, अभी मैं एल्डर्स के साथ कुछ इंपोर्टेंट मैटर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। अपने पिता की ये बात सुनकर डू वन किंग अपने पिता के पास जाते हुए उनसे कहती है फादर किन फेंग मिंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपने डायरेक्ट डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट करें। जिसपे क्लैन लीडर अपनी बेटी से कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम ये बात नहीं जानती कि क्लैन लीडर जिसको भी अपना डायरेक्ट डिसेबल बनाता है उसके बाद वही क्लैन का नया लीडर बनता है, तुम क्या ये सब बच्चों का खेल समझ रही हो। जिसपे डू वन किंग अपने फादर से कहती है फादर शायद आप ये बात नहीं जानते कि फेंग हमारे गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के माउंटेन्स के ऊपर मौजूद नेचुरल तलिस्मैन को भी देख सकता है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर क्लैन लीडर भी हैरान होते हुए कहते हैं क्या वाकई ही जो तुम कह रही हो वो सच है। इस पे डू वन किंग कहती है फादर मैं कसम खाकर कहती हूँ कि ये सब बिल्कुल सच है। और उसी के साथ फेंग ने मुझे बचाने के लिए ब्लैक विंड सेट के एल्डर यन को भी मार दिया। अपनी बेटी की ये बात सुनकर क्लैन लीडर खड़ा होते हुए अपनी बेटी से कहता है क्या कहा तुमने, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिसपे फेंग क्लैन लीडर से कहता है वो लोग जो इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करते हैं वो अपनी सोल के साथ साथ अपनी बॉडी को भी कल्टीवेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग सिर्फ अपनी बॉडी को ही कल्टीवेट करने पे ध्यान देते हैं। इसलिए वो पर्सन भले ही फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम पे था लेकिन उसने कभी अपनी सोल को कल्टीवेट नहीं किया था, इसलिए वो इतनी आसानी से मेरे हाथों से मारा गया। फेंग की ये बात सुनकर एल्डर वी वहाँ पे अपने बेटे के साथ आते हुए उससे कहता है लड़के तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो और मुझे तो तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुमने हमारे गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के ऊपर कब्जा करने के लिए ही डू वन किंग को अपनी बातों में फंसाया है। जिसपे एक दूसरा एल्डर भी का साथ देते हुए कहता है एल्डर यन एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर था और हम में से कोई भी यहाँ पे इंजर्ड हुए बगैर एल्डर यन को इतनी आसानी से नहीं मार सकता था, तो तुम्हारे जैसे एक लो लेवल के कल्टीवेटर ने ऐसा कैसे कर लिया। तुम्हें क्या लगता है क्या हम सभी लोग बेवकूफ हैं जो तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों में फंस जाएंगे। जिसपे फेंग उन सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम सभी लोग फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर को समझते क्या हो, वो बस एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर ही तो होता है जिसने अपनी फाउंडेशन को बिल्ड किया होता है, तो उसे हराना इतनी कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे तुम में से किसी को भी बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। इवन अगर गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के मास्टर भी मेरे साथ फाइट करे तो मैं उन्हें भी आसानी से हरा दूंगा। फेंग की ये बात सुनकर क्लैन लीडर भी गुस्से से उससे कहते हैं लड़के तुम अपनी पावर्स को लेकर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। तभी वी हाउ क्लैन लीडर से कहता है मास्टर ये लड़का हम सब के सामने हमारे क्लैन की बेइज्जती कर रहा है, इसलिए मैं इसके साथ कम्पीट करके इसे अपनी क्लैन की पावर दिखाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे इसके लिए परमिशन दे। जिसपे क्लैन लीडर भी उसे इसके लिए इजाजत दे देते हैं और वो कहते हैं तुम दोनों में से जिसने भी एक हाई लेवल के इमोर्टल तलिस्मैन को रिफाइन कर लिया वो ये मैच जीत जाएगा। अपने पिता की ये बात सुनकर डू वन किंग कहती है फादर ये तो फेंग के साथ नाइंसाफी है क्योंकि फेंग अभी जस्ट की गेटिंग स्टेज पे है, तो वो एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर से हाई लेवल का तलिस्मैन कैसे रिफाइन कर सकता है। तभी फेंग वहाँ पे अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है ओके मैं इस कॉम्पिटिशन के लिए रेडी हूँ। फेंग की ये बात सुनकर वी हाउ उससे कहता है अगर तुम ये कॉम्पिटिशन हार गए तो तुम्हें चुपचाप हमारे गोल्डन तलिस्मैन क्लैन से दफा होना होगा। जिसपे फेंग उससे कहता है ओके ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसपे वी हाउ उससे कहता है सपने देखना बंद करो, मैं गोल्डन तलिस्मैन क्लैन का नंबर 1 जीनियस रिफाइनर हूँ। और उसके बाद उसी वक्त उन दोनों के दरमियान कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया था जहाँ सबसे पहले वी हाउ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए एक मोटर तलिस्मैन को रिफाइन करने लगता है। वहीं फेंग ने भी और ज्यादा देर न करते हुए अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वो भी एक हाई ग्रेड के मोटर तलिस्मैन को रिफाइन करने लगा था। और तभी देखते ही देखते वी हाउ ने बहुत
बहुत ही कम समय में एक प्राइमरी टाइप के तलिस्मैन को रिफाइन कर लिया था, जो देखकर वहाँ पे खड़ा एक एल्डर वी हाउ की तारीफ करते हुए उससे कहता है तुम वाकई गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के तलिस्मैन रिफाइनिंग के नंबर 1 जीनियस हो। और उस एल्डर की ये बात सुनकर गोल्डन तलिस्मैन क्लैन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो सभी लोग यही समझ रहे थे कि वी हाउ ये कंपटीशन जीत गया है। तभी वी हाउ भी फैंग का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे साथ कम्पीट मत करना, तुम मुझसे बुरी तरह से हार जाओगे। तभी देखते ही देखते फैंग ने भी एक हाई ग्रेड के इमोर्टल तलिस्मैन को रिफाइन कर लिया था और फैंग के एलिमेंट्री इमोर्टल तलिस्मैन को देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और वहाँ पे खड़ा एक एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का तलिस्मैन है, ऐसा तलिस्मैन तो मैंने कभी भी आज से पहले इस वर्ल्ड में नहीं देखा। और तभी फैंग अपने इमोर्टल तलिस्मैन में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करता है और ऐसा होते ही फैंग की इमोर्टल तलिस्मैन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है, जिसके प्रेशर की वजह से वहाँ पे आसपास खड़े हुए सभी लोग पीछे खिसक गए थे। वहीं क्लैन लीडर फैंग की इमोर्टल तलिस्मैन को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं ये इमोर्टल तलिस्मैन तो एक लास्ट स्टेज के फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा सकता है। आखिर ये लड़का है कौन जिसने सिर्फ की गेटिंग स्टेज पे होते हुए भी एक इतने ज्यादा पावरफुल तलिस्मैन को रिफाइन कर लिया। मैं पिछले 300 सालों से तलिस्मैन रिफाइनिंग की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अभी तक भी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज के ही तलिस्मैन बना सकता हूँ। लेकिन इस छोटे से लड़के के फैंग मिंग ने तो ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम से भी कई ज्यादा पावरफुल तलिस्मैन को रिफाइन कर लिया है। अगर मैं 300 सालों तक और ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करूँ तो फिर भी मैं छोटे से लड़के के लेवल तक नहीं पहुँच सकता। और ये कहकर क्लैन लीडर अपने मन ही मन में फैंग की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे थे, जो फैंग भी अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके सुनने लगा था, जहाँ क्लैन लीडर कह रहे थे कि अगर ये लड़का वाकई मेरा डेक डिसेबल बन जाए तो हमारे गोल्डन तलिस्मैन क्लैन की स्किल्स और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाएंगी और उसी के साथ साथ हम ब्लैक विंड सेट के साथ भी बहुत इजीली निपट लेंगे। क्लैन लीडर की ये सारी बातें सुनकर फैंग भी अपने मन में कहता है क्या गोल्डन तलिस्मैन क्लैन का सन शूटिंग तलिस्मैन डिस्ट्रॉय हो गया है? आखिर क्लैन लीडर इतनी ज्यादा चिंता में क्यों है? और फैंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी डू वन किंग फैंग के पास आते हुए कहती है तुम्हारा तलिस्मैन तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस पे फैंग वी हाउ के पास जाते हुए उससे कहता है अब सभी को पता चल ही गया है कि किसका तलिस्मैन सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वी हाउ अब तुम्हारी कल्टीवेशन का डिस्ट्रॉय होने का वक्त आ गया है और अगर तुमने खुद से अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो मजबूरन मुझे खुद ही ऐसा करना पड़ेगा। फैंग की ये बात सुनकर एल्डर वी उल्टा फैंग के ऊपर इल्जाम लगाते हुए उससे कहता है मुझे लगता है तुम ब्लैक विंड सेट के भेजे हुए कोई जासूस हो जो यहाँ पे हमारे गोल्डन तलिस्मैन क्लैन को कमजोर करने के लिए आया है। और ये कहकर एल्डर वी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए फैंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, लेकिन उसका ये अटैक फैंग के सामने कुछ भी नहीं था और फैंग ने उसके इस अटैक को अपने सिर्फ एक ही हाथ से रोकते हुए उल्टा उसी के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से एल्डर वी उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। तभी फैंग एल्डर वी के पास जाते हुए उससे कहता है एल्डर वी आप तो वाकई बहुत ज्यादा चालाक हैं, आप अपना इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं, क्या तुम और तुम्हारा ये बेटा ब्लैक विंड सेट के साथ नहीं मिले हुए? फैंग की ये बात सुनकर तो वो दोनों बाप बेटा बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा गए थे, लेकिन अभी भी वो दोनों फैंग की ये बात मानने से इनकार कर रहे थे। इसलिए फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ पे एक पोर्टल बनाता है, जिसके अंदर सभी को वही सीन दिखाई देने लगता है जब एल्डर यान ने अपने लोगों के साथ मिलकर फैंग के ऊपर अटैक किया था और कैसे वी हाउ छुप कर ये सब देखते हुए ब्लैक विंड सेट को बताने के लिए चला गया था। ये सब देखकर क्लैन लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे, लेकिन वो उनके ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले वी हाउ ने अपनी स्पिरिचुअल रोप से उन्हीं के ऊपर ही अटैक कर दिया था। लेकिन फैंग ने बीच में आते हुए वी हाउ के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों बाप बेटे वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन फैंग ने अपने अभी अभी रिफाइन किए हुए तलिस्मैन का यूज करके एक स्पिरिचुअल तीर कमान को समन करता है और उसी की मदद से फैंग ने उन दोनों के ऊपर पीछे से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।